அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ. और आज का कार्यक्रम, इसका शीर्षक है व्याकरण. இன்றைய தலைப்பு இலக்கணம். हिंदी व्याकरण, हिंदी इलक्कणम एनुम तलैप्पिल इसका जो हम जो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो बोली का जो आधार जो है वो भाव है. मनुष्य अपने भावों को दूसरों से विचार विनिमय कर लेता है. इसका माध्यम होता है भाषा. மனிதன் தன்னுடைய கருத்துக்களை பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான். அந்த பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு மீடியாவாக இருப்பது தான் மொழி என்பது. தமிழிலே மொழி என்கிறோம். அந்த மொழிகிற சொல் எப்படி இருந்தென்றால், மொழிவதால் அதற்கு மொழி என்று பெயர். मொழிவதால் அதற்கு மொழி என்று பெயர். इसके दो भेद होते हैं, कथित भाषा, लिखित भाषा. कथित भाषा, लिखित भाषा. आदमी अपने विचारों को या अपने भावों को लिखित रूप से जब बताता है उसे कहते हैं लिखित भाषा. मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोली से जो बताता है उसे कहते हैं कथित भाषा. कथित भाषा और लिखित भाषा. कथित भाषा के लिए व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु लिखित भाषा के लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है. अच्छा, अब हमने समझ लिया भाव, भाव के बाद ध्वनि और ध्वनि के बाद भाषा. लिखित भाषा और कथित भाषा. लिखित भाषा जो है, कथित भाषा भी जो शुद्ध रूप से कही जाए या बोली जाए, उस नियम को बताने वाला जो शास्त्र होता है उसे व्याकरण कहते हैं. चाहे लिखित भाषा हो चाहे कथित भाषा हो, उसका शुद्ध रूप जो होता है उसे व्याकरण कहते हैं. उसके कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उस नियम का पालन हमें करना पड़ता है. तो उसका पालन ही, वो नियम ही, वो शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है. हिंदी जो राष्ट्रभाषा बन चुकी है और विस्तृत जनसंपर्क की भाषा बन चुकी है और अनेक प्रांतों की राज्य भाषा बन चुकी है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि उसका शुद्ध रूप लोगों में विचार विमर्श का आधार बने और लोग शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखें. इस शास्त्र को समझाने वाला जो नियम होता है वही व्याकरण होता है. तब हमने समझ लिया व्याकरण. भाषा वही, उसका शुद्ध रूप व्याकरण होता है. भाषा के शुद्ध रूप को निर्धारित करने वाला नियम जो होता है वही व्याकरण होता है. अच्छा, अभी हमने देखा ध्वनि. ध्वनि जो क्या है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं.
व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि का जो सार्थक रूप होता है वही शब्द होता है। उदाहरण के लिए अक्षरों की जो मिलान जो होता है, जैसे मैं, यहाँ पर मैं एक ध्वनि है और मैं एक ध्वनि है, वो अक्षर भी होता है मैं, ठीक है। मैं दोनों को जोड़ने से क्या उसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं, तो उसे हम शब्द नहीं कर सकते। शब्द का आधार जो है वर्ण यानी अक्षर। अक्षरों के मिलान जो सार्थक हो उसे शब्द कहते हैं। अभी हमने देखा मैं यहाँ पर दो अक्षर हैं, दो वर्ण हैं, लेकिन दोनों का मिलान करने से उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाता। अब देखिए माँ एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है, अक्षर है, दोनों को मिलाइए क्या हुआ? मामा हो गया। क्या मामा ध्वनि का कोई अर्थ होता है? होता है, वही शब्द होता है। इस प्रकार जो ध्वनि जो है अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद माने जाते हैं। व्याकरण में सवाल उठता है कि पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो है जिसका कोई निर्धारित अर्थ होता है, निरर्थक जो है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आ गया शब्द। शब्दों का जो योग होता है उसको हम वाक्य कहते हैं, लेकिन शब्दों का योग जो है वो भी अगर उसकी पूर्णता हो उसमें तो वो वाक्य है। वो उदाहरण के लिए एक लड़का मैदान में खेल, एक लड़का मैदान में खेल, क्या ये वाक्य होता है? होता है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का समूह है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, वाक्य का एक अंश। अच्छा, एक लड़का मैदान में खेलता है, एक लड़का मैदान में खेलता है। अब क्या हुआ? इसका अर्थ पूर्ण हो गया। यहाँ पर इसको वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का समूह पूर्णता प्राप्त करता है तभी वो वाक्य कहलाता है। अगर वो पूर्णता नहीं प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। तो इस दृष्टि से शब्दों के बाद वाक्यांश है, वाक्यांश के बाद वाक्य। जैसे कि काव्य करता है, उस काव्य को हम क्या कहते हैं? उसका आधार क्या है? शब्द होता है। इसलिए कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य की परिभाषा कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य काव्य होता है। वो वाक्य का आधार मैंने भी कहा था अक्षर है, वर्ण है। यहाँ हम वाक्यों को मिलाकर बोलते हैं और लिखते हैं, उनका शुद्ध रूप हमें जानना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है, क्या भाषा में कोई परिवर्तन होता है? चेंजेस होता है?
होता है या नहीं, इसका उत्तर है होता है। उदाहरण के लड़का, लड़का शब्द है, वो शब्द कभी लड़की बनता है, कभी लड़के बनता है, कभी लड़के को बनता है। अच्छा, ये जो विकार और चेंज, इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसमें परिवर्तन होता है? लड़का जब लड़की बनता है तो उसका आधार यह है, उसमें लिंग, लड़का पुल्लिंग है मैस्कुलिन जेंडर और लड़के स्त्रीलिंग है फेमिनिन जेंडर। सो यहाँ पर लिंग के कारण यहाँ परिवर्तन होता है। लड़के, यहाँ पर किसके कारण परिवर्तन हुआ? लड़का सिंगुलर था, एक वचन था, लड़के बहुवचन है, तो इसलिए वहाँ पर चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर वचन के कारण परिवर्तन हुआ। लड़के का नाम क्या है? लड़का प्लस का लड़के का। यहाँ पर का के कारण, का क्या से कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के बारे में बाद में विचार करेंगे। यहाँ कारक के कारण लड़का क्या हो गया? लड़के हो गया। इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के कारण जिस शब्द में परिवर्तन होता है उस रूप को क्या कहते हैं? उस रूप को क्या कहते हैं? परिवर्तन नहीं होता तो उसे, होता है तो विकारी कहते हैं, नहीं होता है तो अविकारी कहते हैं। तो इस दृष्टि से शब्दों के 8 भेद माने गए हैं। किस दृष्टि से? विकारी और अविकारी की दृष्टि से। अच्छा, अभी क्या है? किसी चीज़ का नाम बताने वाला शब्द होता है संज्ञा। अंग्रेजी में उसे नाउन कहते हैं, तमिल में उसे पेयचुल कहते हैं। अच्छा, ये संज्ञा जो है वो संज्ञा, उसकी जगह कोई और शब्द जब बनाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे लड़का को कलम या कोई तैली या कोई घड़ी, ये सब संज्ञा होती है। लेकिन उसकी जगह हम किसका उपयोग करते हैं? वो घड़ी किसकी है, वो लड़का कौन है, वो आदमी कहाँ है, ये घर किसका है, ये थैली किसकी है। यहाँ पर उसकी जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। तो उसके बाद संज्ञा की विशेषता जो हो, जैसे कि लड़का संज्ञा है, उस विशेषता क्या है? अच्छा लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, एक लड़का, सुंदर लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का। ये सब क्या बताता है? उस लड़का शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, कलम है, कलम, उस कलम का रंग कैसा है? लाल कलम, काली कलम, हरी कलम। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या बताता है? वो शब्द क्या बोलता है? उस कलम की विशेषता यानी उसका रंग बताता है। ये शब्द भी होता है विशेषण। अब क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अच्छा, अब क्या है ना, जो काम आदमी करता है
एक लड़का दुकान में लाल कलम खरीदता है। एक लड़का दुकान में लाल कलम खरीदता है। एक लड़का हो गया संज्ञा, लाल कलम हो गई, लाल हो गया विशेषण। खरीदता है कोई काम जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो काम इस शब्द से किसी काम का, कार्य का होना या करना या कराना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। तमिल में इसको बोलते हैं विनय कुरिकुम सोल विनय चोल। विनय मतलब काम, विनय में तो विनय अर्पान एक कहावत है तमिल में। ये क्रिया जो है, जो काम किया जाता है, जो काम होता है, जो काम आदमी करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्रिया जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अच्छा, क्या क्रिया में परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है। मैंने क्या कहा अभी? एक लड़का दुकान में लाल कलम खरीदता है। अगर लड़के की जगह लड़की हो तो क्रिया कैसे होगी? एक लड़की दुकान से लाल कलम वहाँ पर खरीदता है, नहीं आता, क्या आता है वहाँ पर? खरीदती है। एक लड़की दुकान से लाल कलम खरीदती है। यहाँ पर खरीदता है क्या हो गया? खरीदती है, उसमें परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार वो भी, उसमें भी, क्रिया में भी परिवर्तन संभव है। अच्छा, वो अच्छा लड़का, लड़का संज्ञा है, अच्छा उसका गुण बताता है, इसलिए वो विशेषण है। अच्छा, क्या विशेषण में भी परिवर्तन संभव है? जी हाँ, संभव है। अच्छा लड़का, अच्छा अगर लड़का को अगर हम लड़की बनाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की हो जाता है, अगर प्लूरल हो तो अच्छे लड़के। तो यहाँ पर विशेषण में भी परिवर्तन संभव है। अच्छा, सर्वनाम में क्या परिवर्तन संभव है? फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लस का मेरा, तुम प्लस का तुम्हारा, तो उसमें भी परिवर्तन संभव है। तो इस दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से, विकार की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। ये चारों विकारी कहलाते हैं। विकार की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर ये होता है, विकार की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। वे हैं विकारी और अविकारी। पहला जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों शब्द क्या है? चारों शब्दों में परिवर्तन संभव है, इसलिए उसे विकारी करते हैं। और बाकी जो है क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द अंग्रेजी में एडवर्ब कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताए, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ से जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। लड़का खाता है, कम खाता है। लड़का पढ़ता है, खूब पढ़ता है। अच्छा, ये कम, ये खूब, ये सब क्या है? क्रिया की विशेषता बताती हैं, इसलिए ये है क्रिया विशेषण। क्या
इसमें परिवर्तन है नहीं, इसलिए ये अभिकारी है। अब क्या हो गया, क्रिया विशेषण एक हो गया। उसके बाद संबंध सूचक। संबंध सूचक उसे कहते हैं जो किसी शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बतावे, उसे कहते हैं संबंध सूचक। अंग्रेजी में उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। के पास, मेरे घर के पास एक तालाब है, मेरी पाठशाला के पास एक मंदिर है। के पास, पेड़ के नीचे गाय है, हम शक्कर के बिना चाय नहीं पीते। के बिना, ये सब क्या है, संबंध सूचक कहते हैं। ये संबंध सूचक में क्या होते हैं, परिवर्तन उसमें नहीं होता, इसलिए ये भी अभिकारी है। सो क्रिया विशेषण संबंध सूचक। समुच्चय बोधक। मेज पर क्या क्या है, मेज पर कलम और किताब है। यहाँ पर कलम और किताब जोड़ने वाला शब्द क्या आता है, और। इसको अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं, तमिल में इणैचொல் कहते हैं, और हिंदी में इसको समुच्चय बोधक कहते हैं। अच्छा, और में कोई चेंज होता है क्या, विकार होता है क्या, परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है, अभिकारी है। तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मय माने आश्चर्य, हर्ष, घृणा, तिरस्कार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरजेक्शन। चीची, हाँ, हम दोनों परीक्षा में पास हो गए, वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया है। ये सब बातें जो हैं हमारे भावों का संबंध होता है इससे, इसलिए ये भी अभिकारी है। सो यहाँ पर विकार की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अभिकारी। विकारी क्या क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों क्या है, अभिकारी हैं। सो इस प्रकार विकार की दृष्टि से भी शब्दों के दो भेद माने गए हैं। ये मैंने जो आपको कहा, इसका क्या हो गया, व्याकरण का जो इंटरजेक्शन, जैसे कि परिचय है, व्याकरण में शब्दों का परिचय मैंने आपको बताया। और एक और बात है, हर वाक्य में 3 अंग होते हैं, 3 पाठ होते हैं। कैसे पाठ, लड़का पाठ पढ़ता है, ये वाक्य है। अच्छा, लड़का क्या काम करता है, पढ़ता है। ये पढ़ता है जो है ना, उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम को कर्ता कहते हैं। कर्ता क्रिया से पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, तो कर्ता कर्म क्रिया, ये बेसिक वर्ड है, आपको समझ में आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कर्ता कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट अंग्रेजी में, तमिल में विडवाई सेपொருள் பயனிலை और विனைச்சொல் என்பாங்க தமிழ்। कर्ता कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, विडवाई सेपொருள் பயனிலை, ये जो बेसिक जो है, इसको आप अपने दिल में रख लीजिए। ये चाहे तमिल हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, ये तीनों पाठ जो है सबसे ज़रूरी हैं। इसके आधार पर ही हम और आगे जा सकेंगे, क्योंकि व्याकरण एक समुद्र के समान है, उसको पार करना है, उसके अंदर जाना है। लेकिन अंदर जाने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है,
कुछ मीडिया की ज़रूरत है, कुछ माध्यम की ज़रूरत है। सो उसके लिए हमें पहले ये जिज्ञासा देख लेनी चाहिए कि कर्ता, कर्म, क्रिया। याद रखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसी के आधार पर भाषा बनती है, वाक्य बनते हैं, कविता बनती है, निबंध बनता है, पाठ बनता है, काव्य बनता है। ये सब किस लिए? शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए। हम जो कहना चाहते हैं उसका शुद्ध रूप कैसे हो, उसका शुद्ध रूप किस प्रकार हो, इसी को बताने का जो शास्त्र है उसी को व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण का जो पूर्व वाचन, मतलब इसका प्रिफेस कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे प्रिफेस कहेंगे, हिंदी में भूमिका कहेंगे, तमिल में कहेंगे मुन्नुरे। इस मुन्नुरे के रूप में आज मैंने भाषा, शब्द, वाक्य और वाक्यांश का उदाहरण आपको दिया है। आशा कि आप अच्छी तरह इसको समझ रहे होंगे और समझते होंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो मेरा नंबर है, आप फ़ोन कीजिए और मुझसे पूछिए कि जी इसका मतलब क्या है, मैंने ठीक तरह से नहीं समझा, आप समझाइए तो मैं खुशी से आपको समझाने तैयार हूँ। आपको जो भी शक हो, हर रोज़ जो मैं सिखा रहा हूँ उसके आधार पर आप सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद हम क्या विचार करेंगे, जो हमने 8 प्रकार का जो शब्द हमने बताया ना, इस 8 के बारे में और भी गहराई से विचार करेंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं, वेदों के नाम क्या क्या है, नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसका उदाहरण क्या है। इस प्रकार हर एक का हर एक का विस्तार पूर्वक विचार करेंगे और उसका मैं आपको अच्छी तरह संक्षेप में, साथ ही साथ आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए, इस दृष्टि से, इस रीति से आपको मैं समझाऊंगा। और आपसे ये प्रार्थना है, आप ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल में रख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप दोबारा सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी आप समझाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, यही मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी जो ये सेवा है वो सबके पास पहुँच जाए, सभी इससे फ़ायदा उठाए। इसी उद्देश्य से मैं ये कार्य शुरू करके सुचारू रूप से कर रहा हूँ। ये इसलिए कि छात्र जो हैं हिंदी के बारे में, साहित्य के बारे में, व्याकरण के बारे में, सबके बारे में अच्छी जानकारी, सही जानकारी प्राप्त कर लें, यही मेरा उद्देश्य रहा है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य धन कमाने का नहीं और कोई नहीं, सिर्फ आप लोगों की सेवा करने का है। अगर आप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हो, उसके लिए पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए नियत जो पुस्तकें हैं उनको खरीद लीजिए। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन द्वारा उससे संपर्क बढ़ा सकते हैं और प्राथमिक से लेकर प्रवीण उत्तरा तक की परीक्षाओं का ट्यूशन मुझसे ले सकते हैं। मैं जितना हो सके 100% आपको सही ढंग से बिना स्वार्थ के नोट कर लीजिए, विदाउट एनी प्रकार काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। मैं आपको प्रेम से, तहे दिल से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनाने तैयार हूँ। जो भी मुझसे मेरी जो पढ़ाई से लाभ उठाना चाहते हैं, आप सब लोग मुझसे संपर्क कीजिएगा। अब जहाँ भी रहे आप ये ऑनलाइन मीडिया द्वारा आप सीख सकते हैं,
समझ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरी सविनय प्रार्थना है, क्योंकि अभी भी परीक्षाएँ ख़त्म हुई हैं और परीक्षा फल रिजल्ट आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद नया वर्ग भी शुरू होने वाला है। उस नया वर्ग जब शुरू होता है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा भी भाग हो और आपकी सेवा करने का भाग्य मुझे प्राप्त हो, यह मैं आशा करता हूँ। अगर अब चाहे तो मैं आप सबको मजबूर नहीं करता, ज़बरदस्त नहीं करता। मैं यही कहता हूँ कि मेरी सेवा का फ़ायदा आप उठा लें। जी जान से मैं पढ़ाऊँगा, आप भी जी जान से पढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यही मेरा आपसे सविनय प्रार्थना है। और कल आज का ये जो शीर्षक है, आज का जो कार्यक्रम है, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। कल एक इसी के आधार पर कल नए शीर्षक को लेकर आपके सामने आने वाला हूँ, प्रस्तुत होने वाला हूँ। कल हमने पढ़ा दोहा अमृत, आपने उसका आनंद लिया होगा। दोहे का जो अमृत जो है वो आपने पिया होगा, उसका आनंद आपको मिल गया होगा। आज का जो व्याकरण है ये भी आप इसका भी आप आनंद उठाइए, मजा चकाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। इतना कहते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक पर आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदर राजन। धन्यवाद। जय हिंद।